नमस्कार, स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन विरोध या तुष्टीकरण। जी हां, देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पर बहस चल रही है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। मंगलवार को जब लोकसभा में एक देश एक चुनाव पर बहस करने के लिए मतदान हुआ तो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह विधेयक गरीब, दलित, संविधान, पिछड़ा और मुसलमान विरोधी है। धर्मेंद्र यादव ने एक तरफ तो जाति का कार्ड खेला और दूसरी तरफ तुष्टीकरण करने की भी कोशिश की है। धर्मेंद्र यादव के बयान की अनुगूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दी, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता यह कहते नजर आए कि मुसलमान को प्रताड़ित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून बना रही है। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल नए विधेयक या सरकार के कदमों को मुस्लिम विरोधी करार देते आए हैं। इन राजनीतिक दलों ने 370 हटाना मुस्लिम विरोधी बताया, वक्फ बोर्ड कानून में सुधार करने की पहल को मुस्लिम विरोधी बताया, 3 तलाक कानून को मुस्लिम विरोधी बताया, सीएए लाना मुस्लिम विरोधी बताया, दुकानों पर मालिक का नाम लिखवाना मुस्लिम विरोधी बताया, मस्जिद का सर्वे कराना मुस्लिम विरोधी बताया, जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रस्ताव को मुस्लिम विरोधी बताया, कॉमन सिविल कोड लाना मुस्लिम विरोधी बताया। लेकिन इनमें से किसी भी कानून से या किसी भी सुधार से मुसलमान का कोई अहित होता अभी तक तो नजर नहीं आया। तो क्या विरोध केवल तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है? हर सुधार या संशोधन में हिंदू मुस्लिम एंगल तलाशने की जरूरत क्या है? और वन नेशन वन इलेक्शन से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टियों को तकलीफ क्यों है? आज यही जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रिया सुनवाते हैं आपको। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। ये दर्जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे ही चले देखिए, चर्चा स्वीकार होना, क्योंकि भाजपा के पास 240 उनके खुद के हैं प्लस और उनके साथ के सहयोगी जरूर हो सकता है, पर ये एक बड़ी ही जटिल, क्योंकि संविधान में संशोधन है तो ये एक बड़ा विषय है। इस पे चर्चा होगी, अभी फिर ये पास होगा लोकसभा से, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां चर्चा होगी, वहां पास होगा और कई लगभग जहां तक मेरी जानकारी 50% स्टेट से भी रिकमेंडेशंस होंगी। तो इस प्रक्रिया में बड़ा लंबा समय लगेगा। मैं तो इतना ही कहूंगी कि ना सरकार की मंशा है इसे कराने के लिए, ना सरकार की इच्छा है। मुझे समाजवादी पार्टी चुनाव की हार को देखकर बौखला गई है। उस समझ में नहीं आता क्या बोलना है, संसद में क्या बोलना, सड़क पर क्या बोलना। अब ये बताइए, एक देश एक चुनाव से हिंदू और मुस्लिम का क्या संबंध है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, इसे हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? पर हर बात में अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम ढूंढ रही है, समाज में विध्वंस पैदा करना चाहती है, समाज को खराब करना चाहती है, समाज में बिखराव पैदा करना चाहती है। ये एक देश एक चुनाव लागू होकर के रहेगा, हर तरह के राष्ट्र हित में है, समाज के हित में है, युवाओं के हित में है। तो सुना आपने, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है और संसद में भी हमने प्रतिक्रियाएं देखी हैं। धर्मेंद्र यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तमाम प्रकार की उन्होंने बातें की, मुखर नजर आए हैं और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं, हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता शिव सिंह भारती जुड़े हुए हैं, साथ ही राजनीतिक सलाहकार रोशन जमीर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बात किया है तो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद जी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनसे है कि अगर, अशोक तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर एक देश एक चुनाव हो रहा है तो उसमें हार जी क्या है? क्या आजाद भारत में 4 चुनाव इस तरीके से नहीं हुए हैं, फिर हाहाकार क्यों? हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी, देखिए भाई, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये ऐसा सोचती है भाजपा, ये खाली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोच रही है। ऐसा कुछ सोच नहीं रही है, सोचने का कोई इरादा भी उसका ऐसा नहीं है।
खाली महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और जिस तरह से जो है आधी आबादी महंगाई की मार झेल रही है, किसान जिस तरह से व्याकुल हैं इस समय, खाद नहीं पा रहे हैं, अपने उपज का मूल्य नहीं पा रहे हैं, इन मुद्दों से, जो जटिल मुद्दे हैं जिनकी वजह से 24 में सरकार भाजपा की नहीं बन पाई, एनडीए की सरकार बनी है। आज उत्तर प्रदेश से हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इनको 240 को रोक दिया है। आज ये दर्द है पेट में, आज पिछड़े दर्द है पेट में, दलित है जो कि इनके साथ आ नहीं रहा है, इनके खिलाफ खड़ा है, पीडीए लामबंद है। आज ये समस्या है। सवाल इस बात का है कि ये संभव ही नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे संविधान में जो प्रावधान है, हाँ। अगर कहीं भी दो मुद्दे रखता हूं मैं, कहीं पर भी किसी प्रदेश की सरकार चुनाव होता है और हंग असेंबली आती है या मिलीजुली सरकार बनती है, 2 साल में गिर जाती है, साल भर में गिर जाती है, चुनाव कैसे नहीं होंगे? 5 लाख के चुनाव होंगे, जाहिर है। अगर केंद्र सरकार ही गिर जाती है, में लोकसभा चुनाव होता है और हंग आता है या कम मिलीजुली सरकार बननी पड़ती है, 2 साल में, साल भर में, 6 महीने में गिर जाती है, तो चुनाव होगा। हमारे संविधान में प्रावधान है ऐसे चुनाव का। हमारे संविधान में कहा गया है कि अगर सरकारें नहीं चल पाती, गिर जाती हैं, तो तुरंत चुनाव होता है। संभव ही नहीं है कि ये लागू हो सके। ये खाली लटकाने झटकाने का प्रक्रिया है। जैसे नारी बिल लाए थे, ये महिला बिल लाए थे और लटका दिया उसको। तिवारी जी, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप तिवारी जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आजाद भारत के बाद 4 चुनाव, सन 1951, 1957, 1962, 1967 में क्या एक देश के चुनाव नहीं हुए क्या? तब कैसे होगा फिर, ये बताइए आप मुझे। हाँ, मैं बता रहा हूं। 1967 में जब उत्तर प्रदेश में असेंबली हंग आई, सम्मिश्र सरकार बनी, 69 में फिर चुनाव हो गए, 69, 74 से 79 और शुरू हो गया। ये दौर आएगा, इसे कौन रोक पाएगा? 1-2 चुनाव करा लेने से क्या वो नेशनल बिल था उसमें क्या? तो नहीं तिवारी था। जी, ये तो पहल में साथ तो दे सकते हैं। एक बार चलो, एक बार प्रैक्टिकल के तौर पे देख भी लिया जाए, उसमें सरकार का साथ तो दीजिए कम से कम। इससे क्या होगा कि सरकारी देश का खजाना वो भी तो कम खर्च होगा ना तिवारी जी। इसमें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, कभी हुआ? वो तो एक बाई डिफॉल्ट था, शुरुआत थी देश की, और देश की शुरुआत में ऐसा हो गया। अब उसके बाद संविधान के तहत ही तो 69 में चुनाव हुआ यूपी में, संविधान के सम्मत तरीके से हुआ। अब क्या चुनाव 2 साल के लिए होगा क्या? 5 साल चुनाव नहीं होंगे क्या? हमारे संविधान में व्यवस्था है 5 साल के चुनाव होंगे। अभी एक साथ चुनाव कराए जाए तो केंद्र सरकार में बहुमत ना आ पाए। लेकिन तिवारी जी, तिवारी जी बिल्कुल, मैं आपके मैं लॉजिक रख रहा हूं आप सामने, आप जवाब दे दीजिए हमारी बात का। मैं लॉजिक रख रहा हूं जी। लेकिन तिवारी जी बोल दे, भाजपा के प्रवक्ता बता दे इसको। चलिए, मैं जवाब दूंगा, बीजेपी प्रवक्ता से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे एक सवाल और आपसे एक सवाल और जोड़ता हूं मैं आपसे। चलिए, देश में कानून बनते, संशोधन आपके कांग्रेस सरकार में भी हुए हैं, काफी संशोधन हुए हैं कानून में, और अब भी हो रहे हैं। जहां जरूरत होती है, आवश्यकता के अनुसार संशोधन होना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूं और जनता भी कह रही है। लेकिन हर एक संशोधन को जो है मुस्लिम से, पिछड़ा वर्ग से जोड़ देना, ये कहां तक उचित है? देखिए, सच्चाई सुनिए। हमारे देश का संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में भिन्न भिन्न भाषा शैली है, हर प्रदेश की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चुनाव होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब एक हो जाना चाहिए? आपको नहीं लगता कि सब एक हो जाना चाहिए? क्या ऐसा देश में एक देश में 2 कानून चलेंगे, 2 फ्लैग चलना अनिवार्य था क्या? तिवारी जी, ये बता दीजिए मुझे इससे पहले। अगर कोई सरकार गिरती है तो 5 साल के चुनाव होता है। राष्ट्रपति शासन में खाली 6 महीने लगाया जाता है, 6 महीने लगता है तो चुनाव कराया जाता है। चाहे केंद्र सरकार गिर जाए या प्रदेश सरकार गिर जाए, गिरने की व्यवस्था है हमारे संविधान में। कैसे बदल देंगे इसको? चलिए, जवाब लेते हैं भारती जी, जवाब दे लेते हैं तिवारी जी। समय का अभाव है, सभी पैनलिस्ट को टाइम मिल जाएगा। भारती जी, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं। सर, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, संभव ही नहीं है। चलिए, जवाब ले लेते हैं। मुद्दों से भटकाने की व्यवस्था है भाजपा की, कुछ। अरे तिवारी जी, एक मेरे सुनिए जी। चुनाव आयोग के जो मुख्य सचिव राजीव जी ने कहा है कि हम कराने में सक्षम है, बस विधायिका न्यायपालिका से निर्णय हो जाए, हम कराने में सक्षम है। सवाल इस बात का है, जब भी सारे चुनाव तक कराएंगे, बल कम पड़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर में ठेका दे देंगे, उनकी ठेकेदारी व्यवस्था करने की। अरे साहब, चुनाव आयोग को करवाना, उनको गुंडा हरी झंडी दी, पेट में आपके दर्द हो रहा है तिवारी जी यार। मैं जो बातें तिवारी जी सुनिए, चुनाव आयोग जब कह रहा है कि हम चुनाव करा लेंगे तो आपको काहे दर्द हो रहा है भैया? एक बार देख लीजिए, घर का मामला तो है, कौन सा बाहर का मामला है? आप भाषा को संयमित रखें अपने। आप एंकर हैं, आना बंद कर दूंगा नादी टीवी पर। तो मैंने क्या बोला तिवारी जी, मैंने क्या बोला बता दीजिए।
मैंने क्या ये होता है बोला, तिवारी सुन तो आप लीजिए, फालतू बातें कर रहे हैं। आप तिवारी प्यार से सुन तो बोलेंगे, है, कूल मैं डाउन प्यार से तिवारी जी, बोलूंगा। इतना आप कहा है, प्यार से मुद्दे नहीं की बात बोलेंगे, करिए तिवारी तो मैं जी। भी आपकी अरे बात तिवारी जवाब सुन तो दूंगा। लीजिए प्लीज तुम्हारे तिवारी बंदों जी, को तो रहा है। तिवारी सुन तो लीजिए, मैं सच्चाई बोल तिवारी रहा हूं। जी, आज संविधान की बात तिवारी कर रहा जी, हूं, तुम्हारे ऊपर इनको दो रहा है। तिवारी जी, क्यों कुछ बताओ ऊपर? तिवारी सुन तो लीजिए, बताओ। अब एक तब कहा नाराज हो रहे प्यार हैं। से बोलिए, मैं ये प्यार बोल से रहा, बोलिए सर, सुन तो लीजिए मैं तिवारी प्यार जी, से बोलूंगा। तिवारी आप जी, प्यार से बोले, तिवारी मैं प्यार से जी बोलूंगा। सुन तो लीजिए, जी जी तिवारी जी जी, सर, मैं बोल रहा हूँ घर का, प्यार से सुनिए बोलिए सर। तिवारी, घर का मामला है, एक बार मौका दे दीजिए ना, देख लीजिए हालात कैसे कराने में सक्षम है कि नहीं है, अरे क्या ठीक है दिक्कत है। मौका दे दीजिए, क्या होता है? ये संविधान के विरुद्ध है, संविधान की सम्मत है ही नहीं है सारी प्रक्रिया। चलिए, कैसे कर भारती जी से पाएंगे? जवाब ले लूं ये सर? खाली आपकी परमिशन तो जवाब ले लूं? झटका रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं, तिवारी जी प्लीज जवाब लेते हैं। भारती जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, आप जो है धर्म विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, संविधान के विरोधी, काहे विरोध कर रहे हैं भैया? भारती जी आवाज मिल रही है आपको? देखिए तिवारी जी को जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हेलो, जी भारती जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि तिवारी जी जो झल्लाए हुए हैं, ये निश्चित रूप से अभी तो चुनाव की बात चल रही है, इतना झल्लाने की उनको क्या जरूरत है? एक देश एक चुनाव पूर्व में भी हुए हैं, अगर वही व्यवस्था हम फिर से लेकर आना चाह रहे हैं, और कई मायने में तो चुनाव आयोग को चुनाव कराना होता है, और चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराएगा, एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 राज्यों में चुनाव होते हैं, तो संपन्न हो जाते हैं। और अगर ये दिक्कत इनको सिर्फ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्यों आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी तो ये उसमें मुस्लिम घुसेड़ेंगे, फिर दलित घुसेड़ेंगे, फिर इनको ओबीसी, सारी चीजों का जहां जहां किसी का सिर पैर नहीं है, बेसिर पैर की बात है, लेकिन इनको सिर्फ एक देश में उस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ भी लेकर आ रही है तो मुस्लिम विरोधी है, वो दलित विरोधी है। अरे चुनाव होगा, चुनाव में मुस्लिम विरोधी जाएगा, चुनाव होगा तो उसमें दलित विरोधी क्या हो जाएगा? अरे चुनाव होगा, वोट आप डालने जाएंगे। और दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है, बैलेट से चुनाव होते हैं, और बैलेट से चुनाव होते थे, और मैनपुरी, इटावा और इनकी जहां इनकी बहुतायत है तो डिब्बों में पानी डाल दिया जाता था। आज भी करेल में जब चुनाव हुआ तो करेल में एक दलित की लड़की की हत्या कर दी इन लोगों ने, कि वोट नहीं देंगे समाजवादी पार्टी को, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो चुनाव को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये पूर्व की घटनाओं से सारी चीजें सामने आ जाती है। और रही बात एक देश एक चुनाव की, जरूरी है कि बार बार आचार संहिता लगाई जाए, बार बार चीजों को रोका जाए, 2-2, 3-3 महीने, आज इस राज्य में हो, आज इस राज्य में, आज इस चुनाव के लिए, आज इस चुनाव के लिए। तो एक देश और एक चुनाव की अगर जहां तक बात है, वन नेशन वन इलेक्शन, अभी लोकसभा में वोटिंग हुई है, अभी उस पर चर्चा होगी, जो भी होगा, तो ये सारी चीजें लेकिन भारती जी बताइए, ये देखिए टीवी पर तो बोलते हैं। भारती जी, एक सवाल है मेरा कि आप बोल रहे हैं कि एक देश से चुनाव की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या 50% राज्यों का समर्थन प्राप्त है जिसकी नियमावली होती है? आपके जेडीयू टीडीपी ने तो आपका साथ नहीं दिया संसद में, फिर कैसे आप इस ध्येय वाक्य को मतलब अमल करने चले हैं? देखिए, हम कोई भी कानून लेके आ रहे हैं, हम सदन में लेकर गए तो वोटिंग परसेंटेज हमारे पक्ष में ज्यादा है, और जहां तक चर्चा, मैंने कहा ना, ये तो चर्चा की बात है, चर्चा होगी, और जब राज्यों से बात होगी तो सारे लोगों को कन्विंस करके और फिर हम उस बिल को लेकर तो कैसे करें कन्विंस साहब? वही तो पूछ रहा हूँ, लोकसभा में तो कन्विंस हुए नहीं आपके जो एनडीए के घटक दल थे। 35 जैसा संवैधानिक कानून लेकर हमने और जनता पर थोप दिया, कश्मीर में हमने थोपा, उसके लिए हमने कौन सी लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने चर्चा कराई थी? नहीं कराई थी। तो इसी तरह हम उनकी जैसे नहीं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। चर्चा होगी, चर्चा पर चर्चा के बाद ही आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को सारे राज्य समर्थन देंगे, और जब चीजें निकल के आती है ना, जब चीजें निकल के आएंगी, जब सामने आएंगे, तो वो सारी चीजें निकल के भी आ रही है, उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू भी दोनों पर चर्चा होने कर आई है, और निश्चित रूप से मानिए कि इनको राज्यों को भी समर्थन इनको प्राप्त होगा, और हम वन नेशन वन इलेक्शन संपन्न कराएंगे, आप देखते रहिए। चलिए, अब मलिक जावेद जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन है, आपकी जो नेत्री हैं प्रियंका वाड्रा, उन्होंने भी विरोध जताया है, संविधान विरोधी बताया इस कानून को। क्या है कानून, ये क्या है संविधान विरोधी है? पहले इसी परिपाटी पे आप भी तो चले हैं, 4 चुनाव करवा लिए हैं, बाद में
कई धाराओं का उपयोग करके बात की जाए तो 356 का उपयोग करके सरकारें भंग कर दी, सब कर दी, चुनाव जो एक साथ होते वो अलग अलग होने लगे। अब वही अगर परिपाटी बीजेपी लाना चाहती है अमल में तो फिर दिक्कत क्या है इतना परेशानी हो रही है? पहले कितनी पार्टी थी देश में 1967 से पहले तक? आप ही की पार्टी थी ज्यादा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा राज तो आपकी पार्टी ने किया है। जब देश आजाद हुआ था तो एक साथ चुनाव हुए थे, वो राज्यों के भी चुनाव थे और राज्य भी बहुत कम थे। और फिर जो थे आज की स्थिति में 30 लाख से ज्यादा तो इलेक्टेड लोकल बॉडीज में रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, तो कैसे चुनाव होंगे एक साथ? दूसरी बात मैं कह दूं, मेरे भाजपा के साथी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 545 सीट है लोकसभा में और उसमें 362 सीट चाहिए, तो इनके पास तो 293 भी नहीं है, तो कैसे संशोधन करेंगे ये? और आप हम डिबेट कर रहे हैं, मैं भाजपा के साथी से यही पूछना चाहूंगा कौन कौन सी अनुच्छेद में संशोधन होगा, यही बता दीजिए मुझे। तो आज वही लोग इसके फायदे गिनवा रहे हैं जो नोटबंदी के फायदे गिनवाते थे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अगर ये लाते हैं तो पहले तो 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में और फिर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए। कौन कौन से अनुच्छेद होंगे? अनुच्छेद होगा 85, अनुच्छेद होगा 172, अनुच्छेद होगा 174, अनुच्छेद होगा 356, अनुच्छेद होगा 324 और कॉम्प्रिहेंसिव यानी बहुत बड़े पैमाने पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बदलाव करने पड़ेंगे। क्या 2/3 बहुमत है? नहीं है। तो ये केवल अडानी के मुद्दे से भटकाना, महंगाई बेरोजगारी से भटकाना और जो देश में हालात हैं अर्थव्यवस्था के, जो डूबती नैया है अर्थव्यवस्था की, सारा तो कर्जा लेके खा गए भाजपा के लोग। आज देश पे कर्ज कितना है? 205 लाख करोड़ और 2014 में कितना था? 55 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 2014 में कितना था? 3.5%, आज 6.5% है। 10 सालों में सबसे ज्यादा बैंक फ्रॉड हुए हैं देश में, 10 लाख करोड़ के। एनपीए 2.5 लाख करोड़ से बढ़ के 14 लाख करोड़ हो गया। कॉर्पोरेट उद्योगपति मित्रों का इन्होंने 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो कैसे आप कराओगे? लेकिन जावेद जी एक पहलू आप ये नहीं सोच सकते हैं कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं राज्यों के? मैं एक आंकड़ा को प्रस्तुत कर देता हूं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो है 1,99 करोड़ रुपए का खर्च आया था। वहीं बात किया है लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये जो है था आंकड़ा उससे कई गुना बढ़ गया था। झारखंड की बात किया है तो 19 के चुनाव में तो विधानसभा चुनाव में 86 करोड़ का खर्च आया था, वहीं लोकसभा चुनाव में 89 करोड़ 47 लाख रुपए का खर्च आया था। इसी प्रकार आंकड़े राज्य मेरे पास है, लेकिन मेरे पास भी पूरे आंकड़े हैं। आपकी बात लेकिन समय के अभाव के चलते बोल रहा हूं। क्या आप नहीं चाहते कि देश का पैसा कम खर्च हो, चुनाव में एक साथ चुनाव हो जाए? बिल्कुल चाहता हूं मैं, लेकिन सवाल यह है स्टेट का खर्चा तो स्टेट उठाता है, केंद्र थोड़ी उठाता है। मेरे पास केंद्र के पूरे आंकड़े हैं। 2014 में 113 करोड़ खर्च हुआ था, 2009 में 886 करोड़ खर्च हुआ था, 2014 में 3870 करोड़ खर्च हुआ था, 2019 में 6500 करोड़ खर्च हुआ था। और मोदी जी ने जो नोटबंदी का फैसला लिया था उससे देश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे तो 8,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। मोदी जी की सिक्योरिटी पे हर साल 650 करोड़ रुपया खर्च होता है। 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं। तो अगर खर्च करने हैं तो अपने ये जो शहनशाही है इस पे खर्च करिए। पेंशन खत्म कर दीजिए एमपी और एमएलए की। अगर देश से इतना प्यार है तो एमपी एमएलए की पेंशन खत्म कर दीजिए, सेवा करिए देश की। फिर जावेद मलिक जी एक सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ है, खर्चा कम है। इसी से मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, सीधा रुख करूंगा फिर राजनीतिक विश्लेषक का। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन में एक साथ ये चुनाव कराने की प्रक्रिया है, तो क्या इन देशों को हम नहीं पा सकते? क्या हम ऊंचाई पे चांद की बात करते हैं तो क्या हम चुनाव में फॉलो नहीं कर सकते दूसरे देशों को? बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने संविधान से चलते हैं। उनका संविधान अलग है, हम अपने कानून से चलेंगे या साउथ अफ्रीका के कानून से चलेंगे? हमारे देश में हमारा संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारा संविधान दिया, हम इसके हिसाब से चलेंगे। हम अफ्रीका के संविधान से नहीं चलेंगे। हम अमेरिका के संविधान संशोधन भी तो होता है मलिक साहब, होता है संशोधन। क्या समय के अनुसार संशोधन नहीं होना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, इनके पास नहीं है। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये जुमला फेंक रहे हैं, जैसे किसानों की आय हो रही थी 2022 में, वही जुमला है ये झूठे लोग हैं। चलिए मैं सीधा राजनीतिक सलाहकार के पास जाऊंगा। हमारे साथ जो है जमीर साहब जुड़े हुए हैं। और जमीर साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज संसद में जो तस्वीर हमने देखी है एक देश एक चुनाव को लेकर, क्या इसकी परिपाटी बीजेपी जो वर्तमान में मोदी सरकार है, क्या इसको अमली जामा पहनाने में कामयाब होगी, या जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रहे थे, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये तथ्य जो है ये सही है? कपिल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को, आप सभी लोगों को, वरिष्ठ साथी बैठे हुए सबको मेरा नमन। देखिए, जो विषय है कि वन नेशन
वन इलेक्शन, ये लुभावना तो बहुत है। लेट द पॉलिटिकल पार्टीज टू बी डिसाइड। अगर ये एक विधेयक उन्होंने रखा है सदन के पटल पे ना, अभी तो परीक्षा होनी बाकी है। 2/3 बहुमत पहले जुटाएं। इस पर हम लोग बेवजह का बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसमें बुराई तो कुछ नहीं है। जैसे आपने 2-4 देशों के एग्जांपल्स दिए, उनकी देशों की जो टोटल आबादी है, हमारे ख्याल से अकेले कानपुर का अगर आबादी निकाल लीजिए तो उतने बड़े वो देश हैं। अगर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आबादी मिला दिया जाए सिर्फ एक प्रदेश की, तो लगभग 8-10 देश जो गिनाए हैं वो लगभग इसी में सिमट जाएंगे। तो उनके यहाँ जनसंख्या का उतना विस्फोट नहीं है, हम नंबर 1 पे हैं, एक चीज। और विश्व में बहुत बड़े देशों में हमारी गिनती होती है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से और कुछ पहाड़ी एरियाज हैं, कुछ ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था शायद दे पाना उतना आसान नहीं होगा एक बार में। लेकिन मैं किसी संभावना से इनकार नहीं करता, अच्छी बात है अगर ऐसा होने लगे तो। लेकिन उन संविधान के प्रावधानों को आप कैसे हैंडल करेंगे कि अगर बीच में, जैसे अभी अशोक भाई ने एक बात कही कि बीच में अगर हंग असेंबली हो जाती है या कोई सरकार किसी कारणवश गिर जाती है, तो अब 6 महीने राष्ट्रपति शासन का आपके पास प्रावधान है, तो उसको फिर से कैसे आप क्या करेंगे? बाई चांस 2 साल में गिर गई तो 3 साल वेट करते रहेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाते रहेंगे क्या? एक अनप्रैक्टिकल चीज है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि अभी ये लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा, बहुमत का आंकड़ा तो अपनी जगह है, सेकेंडरी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के साथ विडंबना क्या है कि हमारे लोकतंत्र में जो केंद्र की या प्रदेश की सरकारें हैं, वो जनता की सरकार लगनी चाहिए। पिछले 1 साल में मान्यवर आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं इस बात को गिना भी चुका हूं कि नजूल भूमि वाला जो विवाद था, आप सदन पर ले आते हैं, फेल होता है, प्रवर समिति को देते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। आप जितने कानून ले आते हो, ऐसे ही विवादित कानून क्यों ले आते हो? क्या विधायिका की यही मर्यादा बची हुई है कि सारे चीज में अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ना हो तो आप उल्टे सीधे ही कानून लेके आए? ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ है क्या? एक मामला की बात नहीं है, नजूल भूमि की बात को आप ले लीजिए और जो है इसमें नेम प्लेट को लेकर देख लीजिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या करी चीज। क्योंकि संविधान की जो अच्छी व्याख्या कर सकता है वो हम और आप उतना शायद अच्छा ना कर सके जितना माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे, ये तो समझिए। रह गई बात इसमें तुष्टीकरण की बात, जहां तक आ जाती है, तुष्टीकरण ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया को भी इस बयान से थोड़ा सा बचना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर उंगली उठाने से पहले एक चीज ये भी जाने आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट पहले से बना हुआ है, वो भी हिंदू भाइयों के लिए पर्सनल एक्ट है ना, उसका विरोध क्यों नहीं होता? अब आपके जहां तक अभी जितने मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं कहता कि मुस्लिम विरोधी है या सकारात्मक है, लेकिन मुद्दे ऐसे लेके आती है कि उसके ऊपर लेवल लग जाते हैं, तो विपक्ष का तो काम है लगाएगा। अगर आप गलत शॉट खेलेंगे तो बॉलर तो उसी तरह की गेंद डालेगा ना जिसपे आप गलत शॉट खेलें। तो सवाल इस बात का है कि हर जगह पर 24 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर किसी मस्जिद के ऊपर कोई एक आदमी याचिका दायर कर देता है, आप फटाक से फैसला ले लेते हैं। 50 केस ऐसे लटके हुए हैं। हाथरस कांड में कौन सा फैसला आ गया, मणिपुर में कौन सा फैसला आ गया? भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पे है ना। तो अगर किसी एक जगह पर आप क्विक एक्शन ले लेते हैं तो वर्शिप एक्ट का जो है आप, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट, माननीय सीजीआई ने क्या वो किया, सरकार की क्या साख बच रही है? नकल जो है परीक्षा के पेपर्स जब लीक हुए, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्तागण बैठे हुए थे। मैंने एक चीज कहा था कि आप बातें चाहे जितनी बना लीजिए, एक भी प्रभावी कानून आप नहीं बना पाएंगे, और एक दोषी को सजा आप बता दीजिए। बेदी राम जी इनके सहयोगी दल के साक्षात रंगे हाथ पकड़े गए हैं परीक्षा लीक मामले में, जो है 1200 करोड़ का घोटाला है, क्यों नहीं बताते हैं ये लोग? सवाल इस बात का है कि आप कानून ले आइए, अच्छी बात है, आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो स्वागत करते हैं, आपको कानून ले आ रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो सिर्फ इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि उसमें विसंगतियां कितनी है। विसंगतियों को पहले दूर कर लीजिए, तब ले आइए ना। जब आप नजूल भूमि क्या वो ले आए, आप बिना सोचे समझे 24 घंटे के अंदर ले आ दिया आपने। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट नजूल की भूमि में बना हुआ है, आप चुप्पी साध गए, प्रवर समिति में देने चले गए। अब उनके प्रवक्तागण कह रहे हैं कि वो तो सरकार का काम है। तो भाई प्रवक्ता किस बात के हो, फिर सरकार को ही बोलने दो ना।
अगर आप किसी भी अच्छी नीयत के साथ कोई चीज ले आते हो, अभी देखिए अडानी का केस बहुत उस पर पड़ा हुआ है, जीडीपी आज तक नहीं उबर पा रही है। जैसा मलिक जावेद भाई साहब ने अभी बताया कि 2,05,000 करोड़ का जो है वो कर्ज है विदेशी हो गया। इन मुद्दों पर सरकार अगर खामोश रहेगी तो जनता खामोश रहेगी क्या? किसानों को, किसान तो भारत के अन्नदाता हैं, सभी मानते हैं, सभी राजनीतिक दल इस बात को मानते हैं। आंदोलन पे गए माननीय प्रधानमंत्री जी पहले 2 साल तक उनकी अनदेखी करते रहे, 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। कम शब्द में बात को बस 15 सेकंड और उसके बावजूद आप जाके उनकी सारी शर्तें मानने का इलेक्शन आ गया था, आपने नाटक कर लिया। उसके बाद सारी शर्तें एकदम दरकिनार करके फिर से किसानों को आंदोलन पर बैठा दिया आपने। ये लोकतंत्र है क्या? इसी दिन को देखने के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी थी। रोशन जमीर साहब, देखना होगा कि सरकार ने यह प्रस्ताव तो ला दिया है संसद में, अब राज्यसभा भी जाएगा। देखना होगा कि वोटिंग के आधार पर 1/3 बहुमत सरकार हासिल कर पाएगी या नहीं, इस कानून को क्या अमली जामा, इस विधेयक को क्या अमली जामा पहना पाएगी या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के अब चारों मेहमान हमारे चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी आपका, रोशन जमीर साहब आपका, मलिक जावेद आपका, साथ ही भारती जी आपका। अब देखना होगा कि परिपाटी तो सरकार ने बो दी है, कानून जो है प्रस्ताव लाकर ये संविधान में बदलाव की बात भी कही जा रही है, एक देश एक कानून की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 1/3 का बहुमत जो है सरकार कैसे जुटाएगी, क्योंकि जो आज वोटिंग हुई है उस वोटिंग से तो हालात नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इस जो मसौदा को लेकर किस तरह की तस्वीर नजर आएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।